क्योंकि आज जो हमारी क्लास है, आज हमारी मेन क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि कल हमारा एग्जाम है, जस्ट वन डे वी हैव गॉट फॉर पेपर वन. एंड डेफिनेटली बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग एंड आई डिग इनटू द टेक्निक्स एंड माय प्लान, आई वांट यू गाइस टू बी अ बिट एक्सप्रेसिव विद व्हाट यू फील. तो जरा चेक करते हैं कि आपके अंदर की क्या फीलिंग्स हैं. जरा चैट पे दिखाओ, मैं चेक कर रहा हूँ. आई जस्ट रीड इट आउट, द मोस्ट फनी वंस. आई वांट टू सी कि कौन क्या फील कर रहा है. देखते हैं क्या सीन है. आई एम कुक्ड, रिफंड चाहिए, हाउ टू डू इट वन डे, और डिस्टिंक्शन आ सकती है बिजनेस में. असद कह रहा है सर कैन आई गो प्रे. जोहर रयान यस श्योर बेटा. अक्टूबर नवंबर की स्लॉट्स खाली हैं, गॉड फॉरबिड. कहाँ पे टांग रही हैं मुताहर की. मिनाहल मिनहल खान जो है वो कह रही है सर तैयार हैं. सो असद कह रहा है फीलिंग तो लड़की मेरी सारी ले गई थी. ये कैसी बातें कर रहे हो. और मनाल कह रही है 5 मार्कर की टेक्निक. मिनहल हमला एक्साइटेड एंड स्केर्ड. और डायरेक्ट अटैक. ये क्या हो रहा है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. सर सो स्केर्ड. आई डोंट माइंड गेटिंग हिट बाय अ बस राइट नाउ. व्हाट द हेल. दिल गार्डन गार्डन नहीं हो रहा है. अच्छा देखें, अब जो भी फीलिंग्स है आपकी, आई एम श्योर के धक धक हो रहा है. जो भी आप आपकी फीलिंग्स है, मेक श्योर दैट वी जस्ट हैव वन डे फॉर आवर एग्जाम टुमारो. एंड जो अभी आज की क्लास, अभी जो हम ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने लगे हैं, आज की क्लास का, अब मैं चैट पे तुम्हारा एक्टिव नहीं हूँ, कोशिश करना तुम्हें यह है कि अगर आज की क्लास इफेक्टिव बनानी है तो यू शुड हैव अ नोटबुक विद यू शुड हैव अ पेन विद यू. एंड मैं जितनी बातें करूंगा, जितना मैं डिस्कशन लगाऊंगा, वो तुम्हारे पास नोट डाउन होना चाहिए. After the end of the class, I will obviously send you the PDF of my file. I'll send you the PDF of this file that you see right now in front of you. I have this content. तो मैं इसका PDF तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा. लेकिन in order to make this class effective, this online class effective, you need to have a notebook and a pen with you. And कोशिश करना है कि जितनी मैं बातें करूं उसका नोट्स ज़ाहिर है तुम भी बनाओ. ये क्लास रिकॉर्ड में कर रहा हूं. डेफिनेटली after the end of the class, the recording of this online class will be uploaded, and you can also watch it again if you want. But I would suggest कि ये एक दफ़ा क्लास प्रॉपरली अटेंड कर लो, और जो जो बातें मैं करने लगा हूं उनके नोट्स प्रॉपर बनाओ. एंड ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन दोज पॉइंट्स. टुडे वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू राइट डाउन आवर आंसर्स, वी आर एक्चुअली गोइंग टू, आज की क्लास का मैं पहले ऑब्जेक्टिव बता दूं. देखो, जो हमारी आज की क्लास का प्लान है वो ये है कि एकेडमिक विक्टिम बन गई हूँ, बॉयकॉट. अच्छा, लेट्स जस्ट गेट इनटू द कॉन्टेक्स्ट. आज जो हम पहले डिस्कशन लगाएंगे वो लगाएंगे कि पहले तो हम टाइम ब्रेकअप पे एक दफा वापस से डिस्कशन लगाएंगे कि व्हाट इज द बेसिक टाइम ब्रेकअप ऑफ पेपर वन. Second, we are going to talk about the main assessment objectives of paper one. And today, our class is mainly focused on paper one. Today, आज की जो हमारी पूरी क्लास है वो पेपर वन पे फोकस्ड है. और फिर तीसरी बात जो हम करेंगे वो key thought points for each question. Whenever you are about to attempt any question, what are your key thought points that should actually come into your mind? uh, फिर हम एक एक्टिविटी, मैंने छोटी सी एक्टिविटी प्लान की है, व्हाट इफ एनालिसिस, उसके ऊपर हम बात करेंगे. और फिफ्थ एरिया जो मैं अभी बात करूंगा आज की क्लास में वो है कोर्स कंटेंट रिवीजन. थोड़ी सी एक्सटेंडेड और लंबी सी क्लास है, जाहिर है बीच में आई विल ऐड द ब्रेक्स आल्सो, बट then we are going to go over the key content parts. And then in the last, at the end of our class today, we will have our query time. हम एक क्यूरी टाइम रखेंगे और उसमें जिसमें तुम्हारी अपनी क्यूरीज हैं उस पर हम बात करेंगे. एंड कैलकुलेटर्स आपको कैरी करने होते हैं, यस, लेकिन कैलकुलेशंस पेपर वन में नहीं आती हैं, तो एज सच कैलकुलेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा, ठीक है. सो मेक श्योर, आई रिपीट, यू हैव टू मेक योर नोट्स. आहिस्ते आहिस्ते मैं अपनी स्पीड और एनर्जी बढ़ा दूंगा क्लास में. डेफिनेटली यू विल हैव क्वेश्चंस ऑन द वे ऑफ दिस क्लास, ऑन द जर्नी ऑफ दिस क्लास.
If you have any questions, then you can write it down on the chat option. You can write it down on this chat, जो तुम्हारे सामने chat option है, तुम उस पे अपने questions लिख सकते हो. I'll read them and I'll respond to them. और अच्छा, पहले अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट, जो टाइम, क्योंकि कल का एग्जाम है, एक दिन है, और जाहिर है इस स्टेट में तुम लोगों का माइंड क्या सोच रहा होगा कि वो क्या मेरी आवाज लैग कर रही है? ये सही है एक दफा? अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, कल एग्जाम है, और कल एग्जाम आपका स्टार्ट होगा कितने बजे? ये बात पता है हमें, ठीक 2 बजे हमारा एग्जाम कल स्टार्ट हो जाएगा, 2 PM, एंड द एग्जाम विल एंड एट 3:15. अच्छा, एक और बात बिफोर आई स्टार्ट, एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़ाहिर है उन्होंने अगर पढ़ा होता है काफ़ी टाइम से, तो थोड़े से चौड़े भी हो जाते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर एक फ्लेक्स भी आ जाता है, या अक्सर कोई बात मैं अगर कह रहा होता हूँ जो मैंने पहले कही होती है वो इतनी ज़्यादा उस पर टेंशन नहीं देते, ये भी एक मसला आता है. एंड आई एम श्योर कि एक दिन बचा है तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, अब तुम्हें पढ़ना तो है ही. ठीक है, अब कोई ऑप्शन तो है नहीं कि तुम उससे मेरी आवाज़ को तुम क्विट या एस्केप कर सको. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट यू लिसन, and you have to make sure that you ask technical questions along the way. ठीक है, 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, 3:15 तक जो है वो हमारा एग्जाम चलेगा. एंड वी नो दिस पॉइंट दैट वी हैव टू रीच, आइडियली वी हैव टू रीच the examination center by 1:30 p.m. We should reach half an hour before the exam starts, ideally. Even if your friends are standing outside the center, even if your friends are going through the notes, even if your friends are just passing down that negative energy onto you कि टेंशन हो रही है, सर दर्द हो रहा है, और ये मसला और वो मसला, even if the people around you are actually giving you that tension and negative shit, then just quit it. ठीक है, अब हाँ, कल एग्जाम डे, कल जुम्मा है, फ्राइडे है, तो डेफिनेटली जुम्मा आपको जल्दी पढ़ना पड़ेगा. कहीं मेरा भी एग्जाम था, मुझे याद है, तो मैंने फिर ऐसी मस्जिद ढूंढी थी जहाँ पे वो 1 बजे नमाज होती हो. But yes, it's just for this Friday and the next Friday as well. But you have to find a place where you can offer namaz early and you can get into the yes. Okay, but find the masjid where you can get the prayers early. But for the exam, you have to be in the examination hall by 1:30 p.m. Ideally, that is half hour before the exam. And जो 1:30 till 1:45 का टाइम होगा, उस टाइम में तुम लोग अपना थोड़ा सा सेटलिंग टाइम अपना रखना. सेटलिंग टाइम का मतलब होता है give yourself that time to get comfortable. Not obviously examination situation होगी 100% शायद comfortable ना हो जाओ, लेकिन कोशिश करना होता है कि वो 15 मिनट जो होते हैं, ये जो 15 मिनट होते हैं, इसमें अपने आप को सेटल डाउन करो, जरा वहां पे अपने आप को कंफर्टेबल करो. जस्ट what I used to do is I used to just sit in the examination hall and I would just maybe see around, maybe go for the restroom, I'll drink water, I'll do something so I can actually get uh, well acquainted with the place, and I get myself comfortable in these 15 minutes. एंड फ्रॉम 1:45 till 1:55, ये जो 10 मिनट होता है, इसको तुम लोग प्लीज जाया मत करना. ये तुम्हारा वार्म अप टाइम होता है. 1:45 till 1:55 जो टाइम होगा, उसमें तुम आइडियली हेड डाउन कर लोगे, जो मैंने क्लास में अक्सर समझाया है. लेकिन वापस एक दफा लास्ट टाइम बिफोर पेपर 1, कि वो 10 मिनट जो है उसमें आइडियली तुम्हें हेड डाउन कर लेना चाहिए है. हेड डाउन जैसे नॉर्मल अभी हेड डाउन कर सकते हो, अगर करके चेक कर लो एक दफा कि आता ही नहीं आता. लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में यू डोंट नीड टू थिंक के बराबर वाला क्या सोचेगा, मेरे आगे कौन बैठा है, मेरे पीछे कौन बैठा है. You don't need to think about anyone else except yourself and except your paper. You need to focus on what you have practiced, on what you have learned, on what you have revised, on what you know. You don't, I repeat, you don't need to focus on what the barabar wala is doing, or the aage wala is doing, or the piche wala is doing, or what an invigilator is doing. You don't care. On that day, tomorrow, you make sure when you head down during these 10 minutes, you clearly head down, you focus on the exam structure. Try to try to maybe visualize the exam structure. एंड आइडियली तुम्हारे माइंड में ये जो पेपर है, पेपर 1, आई एम यूजिंग दिस May 2023,
वेरिएंट 12 जस्ट फॉर रेफरेंस। और इसके अंदर तुम्हें ये बात पता है कि पेपर 1 के अंदर 2 सेक्शंस होते हैं, ये बात तुम लोगों को सबको क्लियरली पता है बिकॉज ऑब्वियसली कल एग्जाम है। स्ट्रक्चर तुम्हें मैं एक दफा वापस इसलिए दिखा रहा हूं ताकि you should have a picture of this, you should have a picture of this into your heads, and when you basically head down during that warm up time, you should be actually able to visualize the structure. You should be able to revise that there are 4 questions in section A and then there are 2 questions in section B. बहुत केयरफुली सुनना है और नोट्स बना लेना, साथ साथ भूलना नहीं है कि सेक्शन ए में 4 सवाल होंगे, सेक्शन बी के अंदर जो है वो हमारे 2 सवाल होंगे, और सेक्शन ए में हमें चारों क्वेश्चंस करने होंगे और सेक्शन बी में हमें इन 2 क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके करना होगा, ठीक है। और जो सेक्शन ए होता है, और ये भी हमें पता है, इफ आई टॉक अबाउट द टाइम ब्रेकअप, देन द टोटल टाइम अवेलेबल फॉर अस इज 1 hour 15 मिनट्स, 1.25 घंटे का पेपर है। और आइडियली मैंने बताया हुआ है कि अलाउ फर्स्ट 30 मिनट्स फॉर सेक्शन ए। जैसे अब 2 बजे जब हम एग्जाम स्टार्ट करेंगे तो 2 बजे से लेके 2:30 तक हमें करना होगा सेक्शन ए आइडियली, एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम 2:30 टिल 300 कह रहा हूँ, 3:15 तक ये हमें सेक्शन बी करना होगा। ऑलराइट, अच्छा, सेक्शन ए के अंदर अब एक दफा टाइम फोकस कर रहा हूं मैं, देखना। The total time allowed for us is 1 hour 15 minutes for tomorrow's exam for paper 1 of business. Then we allow first 30 minutes for section A. Then we allow next 10 minutes to carefully read and plan section B. बहुत carefully सुनना ये बात, शायद ये क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाहिर है इस टाइम पे जब एक दिन बाद एग्जाम होता है तो मेजॉरिटी जो तुम लोग स्टूडेंट्स हो वो कंटेंट भी रिवाइज कर रहे हो, टॉपिक्स रिवाइज कर रहे होगे। इस टाइम पे तुम्हें बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि यार ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा सर, ये वाला टॉपिक समझा दें। तुम दोस्तों से शायद ये बातें कर रहे होगे कि यार ये इसमें हमने ब्रांडिंग में क्या पढ़ा था यार, इसमें ये मोटिवेशन थ्योरी कौन सी थी यार, ये विक्टर व्रूम ने क्या बोला था यार, ये विजन क्या होता है, विजन स्टेटमेंट क्या होता है। देयर मस्ट बी सम leftover topics or maybe leftover concepts that you must be thinking about at this point, right? लेकिन I repeat, जो मैंने पहले भी क्लासेस में कहा है कि सिर्फ बार बार कंटेंट पढ़ने से अच्छा होता है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को भी जरा टाइम लगा के सोच लो कि कितना टाइम कौन से सवाल के ऊपर लगाओगे, ताकि कल जब तुम एग्जाम में बैठो, कल जब तुम 1 hour 15 minutes एग्जाम में बैठो तो ऐसा ना हो जाए कि वो 1 घंटा 15 मिनट मैंने प्लान ना किया हो। आई शुड बी वेरी वेल फ्रेम्ड इन माई माइंड, my mind should be very well prepared for how that 1 hour 15 minutes will go, how that 1 hour 15 minutes will be planned, how many minutes I allot. So first 30 minutes for section A, the next 10 minutes, ideally next 10 minutes for the reading and planning of section B, and then allow last 35 minutes to attempt section B. अच्छा, why? एक इंपॉर्टेंट बात कि ये हमने 10 मिनट इसके एक्स्ट्रा क्यों रखें, ये 10 मिनट हमने रीडिंग और प्लानिंग टाइम क्यों रखा है अपने एग्जाम में, क्योंकि जब मैं ये सोचो, खाली सुनना ये लाइन, अगर मैं क्वेश्चन 5 और 6 रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन 5 और 6 इसकी रीडिंग वापस कोई बता दे, रीडिंग और प्लानिंग के लिए कितना टाइम हम रख रहे हैं? अगर मैंने 30 मिनट रखे हैं इसके लिए, 30 मिनट्स, यानी कि 2:30 तक तो मैं सेक्शन ए पे आ गया। यू टेल मी, जब मैं सेक्शन बी रीड करूंगा तो कितने मिनट हम रीड कर रहे हैं? 10 मिनट, भूलना नहीं है अभी बात, 10 मिनट। कितने मिनट? हाउ मेनी मिनट्स? एक दफा लिखो सारे, याद हो जाएगी बात, क्योंकि बच्चे यही भूल जाते हैं यार, एग्जाम के दिन बैठते हैं और कुछ अजीब सा उनको हो जाता है और पता नहीं प्रेशर में आके वो टाइम मैनेजमेंट भूल जाते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, बिकॉज कुछ टॉपिक्स होंगे जो तुम्हें शायद ना समझ आ रहे हो,
कुछ टॉपिक्स होंगे जो मुश्किल हो, कुछ टॉपिक्स शायद नहीं क्लियर होंगे, कुछ चीज भूल जाओगे, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। बट टाइम मैनेजमेंट की बातें नहीं भूल सकते, क्योंकि अब ये बात सुनना लाइन, क्योंकि 10 मिनट जब मैंने अपने आप को ये रीडिंग और प्लानिंग टाइम अलाउ किया है ना, ये सिर्फ 2-4 लाइनें पढ़ने के लिए 10 मिनट, अगर मैं रीड करूँ ना तो मैं तो 1 मिनट में भी रीड कर सकता हूँ स्पीड में, तुम लोग कर लो भी 1 मिनट में कर लोगे, but still you have to give 10 minutes for reading and planning, not just reading। और जब मैं रीड करूं तो मैं रीड करते हुए मैं स्पीड अपनी स्लो कर दूं, क्योंकि मैंने अपने माइंड को बताया हुआ है कि मैं 10 मिनट तक ये क्वेश्चंस सुकून से रीड भी करूंगा और प्लान भी करूंगा, रीड भी करूंगा और प्लान भी करूंगा। तो 10 मिनट का टाइम मतलब है कि स्लो हो जाओ, डोंट बी इन अ हरी। क्योंकि अगर मैंने सवाल पढ़ने में गलती कर दी, अगर मैंने नहीं पढ़ा सही से सवाल, या मैंने अगर क्वेश्चन, जैसे अभी मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आई विल टेल यू द टेक्निकलिटीज एंड डिटेल्स ऑफ इट, ओके। Evaluate whether the most likely reason for the failure of a small retailer is poor management of its working capital. So now, okay, it's talking about the reasons for business failure, and it's talking about a small retailer. A small retailer. You have to focus on this word small. If your answer do not reflect the application, रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन का मतलब पता है, यानी कि जब मैं इसके अपने आंसर में कोई बात करूं तो मेरे आंसर में ये फीलिंग आनी चाहिए दैट आई अंडरस्टैंड व्हाट अ स्मॉल रिटेलर इज, आई शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट अ स्मॉल business is and why a small business could fail because of working capital or any other reason, right? So time में अब 1 hour 15 minutes का टोटल टाइम है। फर्स्ट 30 मिनट्स हम सेक्शन ए पे लगाएंगे, नेक्स्ट 10 मिनट्स जो है वो हम प्लान करेंगे, 35 मिनट जो है फिर हम उसको अटेम्प्ट भी करेंगे ऑब्वियसली। और जब मैं प्लान करूंगा तो प्लीज जब प्लानिंग का टाइम होगा जो 10 मिनट होगा उस पर मैं सुकून से केयरफुली क्वेश्चंस रीड करूं। क्वेश्चंस रीड करने के बाद आइडियली, जैसे अगर मैं ये 8 मार्कर कर रहा हूं तो मैं इसी के ऊपर छोटा छोटा सा करके ideally I should try to plan my questions हो सके ना तो एग्जाम में इसी तरह से अपने इस तरह से ऊपर लिख लेना पॉइंटर्स, और ताकि लिखा हुआ होगा ना, फिर जब लिखना शुरू करोगे, जब प्लानिंग टाइम सही से इन्वेस्ट किया होगा, फिर जो अगले 35 मिनट तुम लोग लिखना स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट 35 मिनट्स यू शुड बी you should be very clear that what your first paragraph will have, what your second paragraph will have, and what your conclusion paragraph in 12 mark will have. ठीक है, एक सेकंड। सर वो बोलते हैं डोंट राइट ऑन क्वेश्चन पेपर, यू कैन राइट ऑन क्वेश्चन पेपर, इट्स ऑल राइट, टेक अ पेंसिल विद यू, यू कैन ऑल्सो राइट विद अ पेन, लेकिन आप ऑब्वियसली जो क्वेश्चन पेपर पे लिखोगे वो चेक नहीं होता। और अच्छा, व्हाट इज अ रिटेलर, तो रिटेलर बेसिकली वो बिजनेसेस होते हैं जो फिनिश्ड गुड्स में डील करते हैं, जैसे इम्तियाज सुपरमार्केट, स्प्रिंग्स, ये सारे रिटेलर हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यू कैन आस्क एज लेम क्वेश्चंस एज यू वांट, ठीक है। एंड बट आई रिपीट, चैट ऑप्शन यूज करो, प्रोडक्टिवली यूज करो, अच्छे से यूज करो, हम तफरी भी बीच में कर लेंगे, लेकिन हमारा कल एग्जाम है तो कोशिश करें कि एक दूसरे के लिए आप वो ना करो, वरना आई just remove you, I'll have to remove you obviously, so we make your this class more productive, ठीक है। स्मॉल रिटेलर की एग्जांपल बस बेसिकली ये होती है, स्मॉल रिटेलर यूं समझ लो वो बिजनेसेस जैसे कोई छोटी दुकान होती है तुम्हारे स्ट्रीट पे होती हैं, कमर्शियल मार्केट्स होती हैं छोटी छोटी, ठीक है। यहां तक पहले एक एक करके मैं सवाल लूंगा, अपने सवाल होल्ड करो, ठीक है। सवाल होल्ड करो, जब मैं बोलूं तब पूछा करो ताकि इजी हो जाए।
अच्छा, टाइम से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? टाइम, टाइम मैनेजमेंट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव पे मैं बात अभी करूंगा, नॉलेज एनालिसिस वाली साइड पे। टाइम से रिलेटेड किसी का कोई सवाल, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, इस शीट्स पे ये जो लिखी हुई है बात, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछो। ग्रेजुअली स्लो स्लो जाएंगे, हो जाएगा। जुम्मा है, यस आई अंडरस्टैंड, यू हैव टू फाइंड द मस्जिद जहां पे आप नमाज 1 बजे पढ़ सको ताकि 1:30 सीट पे हो। अच्छा, एक ये अच्छा सवाल आया है टाइम से रिलेटेड। सेक्शन ए में अगर कोई आंसर याद नहीं आया या कुछ 2-3 याद नहीं आए तो 30 मिनट्स इनफ होंगे। यार देखो, जब तुम लोग सेक्शन ए रीड करोगे तो मेरा मेरा सजेशन यही है कि ऑर्डर में सॉल्व करना, ऑर्डर चेंज करने की कोशिश नहीं करना। यू कैन चेंज द ऑर्डर, यू कैन अटेम्प्ट फर्स्ट क्वेश्चन 2, देन क्वेश्चन 1, देन क्वेश्चन 4, यू कैन चेंज द ऑर्डर, बट सजेस्टेड ये है कि ऑर्डर चेंज ना करना, स्ट्रेट जाना और 30 मिनट्स में सॉल्व कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल भी लग रहा हो तो करके खत्म कर देना, रादर देन सम स्टूडेंट्स वुड बी लाइक कि नो, मुश्किल क्वेश्चंस हम एंड में करेंगे और इजी क्वेश्चंस हम पहले कर लेते। नो, आई वुड सजेस्ट इफ एनी क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, इफ एनी क्वेश्चन इज टफ, यू स्टिल अटेम्प्ट इट, इवन इफ यू डोंट लाइक इट, जस्ट स्टिल अटेम्प्ट इट। ठीक है? एक्स्ट्रा टाइम अगर बच जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो कि सुकून से लिखो, जल्दबाजी ना करो। टाइम जितना जिस क्वेश्चन के लिए है उतना दो। नो ब्रांड नेम, don't try to give brand example. Obviously you can give brand names, but try not to. I'd suggest not to. It's okay to use brand name, it's all right, I would suggest, but agar 100% true and authentic information ho, then you can, okay, but try not to. That's my suggestion. अच्छा, सेकंड, अब देखो, एक तो अभी मैं बात कर रहा था कि टाइम को तुम कैसे प्लान करोगे ना, हाउ टू प्लान द टाइम। ठीक है? एंड एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जिस पे भी मुझे बात करनी है वो ये, जो काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, मैंने देखे बीच में सवाल, बहुत सारे सवाल ये आ रहे हैं कि 8 मार्कर में क्या होता है। वैसे ऑब्वियसली अगर तुम लोगों ने क्लासेस फॉलो की हैं तो फिर वी हैव अटेम्प्टेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट जस्ट फॉर अ रिवीजन, क्योंकि कल एग्जाम है ऑब्वियसली, तो लास्ट टाइम एक दफा मैं बता दूं कि जो हर सवाल आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस क्लास का आज की हमारी, सो इसको बहुत केयरफुली सब देखना। पहले सुन लो सारे, फिर उसके बाद चैट ऑप्शन पे एक्टिव हो जाना इफ यू वांट। बाकी अब मैं चैट नहीं देख रहा थोड़ी देर के लिए, फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स आई एम अबाउट टू से कि कैसे जो है, जैसे अगर मेरे सामने 2 मार्कर आता है, अब ये 2 मार्कर मेरे पास कितने होंगे? 3। क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 2A एंड क्वेश्चन 3A। ठीक है? अब ये 2 मार्कर अगर मैं देखूं तो मेरे पास पेपर 1 में 3 2 मार्कर्स आएंगे, और तीनों जो 2 मार्कर्स हैं उसमें मुझे कोई ना कोई डेफिनेशन देनी होगी। अ, एक सेकंड ना, बता रहा हूँ मैं, 12 मार्कर का भी बता रहा हूँ। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट 2 मार्कर। 2 मार्कर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, और 2 मार्कर में मुझे डेफिनेशन लिखनी होगी, बट रिमेंबर टेक्निक्स,
listen to this very carefully. That when you're about to attempt a 2-marker question, when you're about to attempt a 2-marker question, read this very carefully now. तो तुम्हें ये बात का ख्याल रखना है. देखो, number 1, you write high quality definition, you use business terminologies, use the keywords related to the term, and do not give away easy marks, please. That's the very, 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 very important point. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो कुछ टॉपिक्स जो मुश्किल लग रहे होते हैं उसकी वजह से इजी टॉपिक्स को फोकस नहीं करते, क्योंकि मुझे एक लेट्स से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं समझ में आया, तो उसकी वजह से मैंने लैंड की डेफिनेशन, लेबर की डेफिनेशन पे भी फोकस नहीं किया और मैंने वहां मार्क्स दे दिए. इट्स नॉट, ट्राई टू रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी केयरफुली. जो एग्जाम के अंदर मुश्किल मार्क्स आते हैं, मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, वो ग्रेड खराब नहीं करते ज्यादा. जो इजी सवाल आते हैं, इजी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशंस आती हैं, जो 2 मार्कर्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे डेफिनेशंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते या जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में वो डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और वो मार्क्स लूज करते हैं. प्लीज गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू दीज 2 मार्कर्स एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट यू take care of this points, that you use high quality definition, you try to use business terminologies. Let's say if I'm defining labor, then I need to if I'm defining labor, then I need to use the word factors of production in my definition. If I'm not using that word, then it's not right. ठीक है, I use business words. अच्छा, इसके बाद 3 markers. Let's talk about 3 markers. 3 marker हमारे पास कितने आएंगे एग्जाम में? कोई मुझे बता सकता है कि 3 markers कितने आएंगे? 3 मार्कर्स जो हैं, टोटल हमारा जो पेपर 1 का एग्जाम है उसमें 3 मार्कर्स होंगे. 3. गुड गुड. 1B, 2B and 3B. So we have basically 3 questions of 3 markers, and all 3 questions will have this keyword explain, and all 3 questions will be asking about any one point. Any one point के अंदर basically it can be one factor, it can be one stage, it can be one benefit, it can be one limitation, but you have to give one point. And इसमें तो दोनों मार्क्स नॉलेज के होते हैं. जो डेफिनेशंस होती है ना, इसमें तो दोनों मार्क्स नॉलेज के होते हैं. नहीं, जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, जो कल तुम्हारे पास एग्जाम आएगा, उसमें वो 1 पॉइंट पूछेगा. 2023 से जो पुराना स्ट्रक्चर था उसमें वो 2 पॉइंट्स पूछता था. तो जब तुम लोग 3 मार्कर अटेम्प्ट करोगे, तो रिमेंबर दैट देयर इज जस्ट 1 मार्क फॉर नॉलेज एंड देयर आर 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन. दिस इज 1 मार्क फॉर नॉलेज एंड 2 मार्क्स आर फॉर एप्लीकेशन, विच मीन्स कि जो भी मैं अपना पॉइंट लिखूं, जो भी एग्जाम में मैं 3 मार्कर लिखूं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना मेरे पास बहुत जरूरी है. एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता, ये बात याद रखना बार बार. यू शुड राइट इट डाउन. इनफैक्ट एप्लीकेशन का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि मैं केस या पेपर 2 में, जैसे हम करते हैं ना, केस में से कनेक्ट करते हैं पेपर 2 में. पेपर 1 के अंदर जो एप्लीकेशन मार्क्स होती हैं, वो एप्लीकेशन मार्क्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग. एप्लीकेशन मार्क्स का मतलब होता है कि जब मैं जो भी बात लिख रहा हूं, आई शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. आई शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर पॉइंट आई एम राइटिंग exists in the real life and it actually happens in the practical world. If your answer is just ratta, if your answer is just कि रट्टा फील आ रहा है और सिर्फ इस बच्चे ने तो याद कर लिया और उसको कॉन्सेप्चुअली या लॉजिकली कोई बात नहीं पता, तो मुझे वो एप्लीकेशन मार्क्स नहीं मिलते. ठीक है. एंड डेफिनेटली अब ये देखो, when attempting a 3 marker in paper 1, now read these points and then I'll take questions. You clearly state the point you want to write. That's the point, obviously, you know. You have an understanding that the knowledge can be applied in real life. 3 marker के लिए pointers हैं जो दिमाग में रखने. High quality explanation of this point stated. What do you mean and why this point is an answer to this question? ये जो 2 सवाल हैं, what do you mean
and why this point is an answer to this question. ये जो दो बातें हैं, ये दो बातें तुम्हें बहुत हेल्प करती हैं 3 मार्कर का आंसर कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये वाले जो 2 सवाल हमने क्लास में भेजे हैं वो नहीं भूलना, ठीक है। हाँ, बीटीएल टेक्निक भी यूज कर सकते हो, और लेकिन व्हाट डू यू मीन एंड व्हाई दिस पॉइंट इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। दिस इज अ 2 मार्कर टेक्निक, you can take a screenshot if you want, or this is a 3 marker point. अच्छा जी, अब मैं एग्जाम, अब ये तुमसे 2 सवाल, अब सुने, अब मैं तुम लोग के क्वेश्चंस ले रहा हूँ 5 मिनट तक। नेक्स्ट, इफ यू हैव, सुने, क्वेश्चंस आप किस एरिया से पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अ 2 मार्कर और अ 3 मार्कर क्वेश्चन, if you have any question for a 2 marker or a 3 marker question, then you can ask now. स्पेलिंग मिस्टेक्स में मार्क्स माइनस होते हैं, सो नहीं, स्पेलिंग में नहीं होते। व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन? तो एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, दैट व्हाटएवर पॉइंट आई राइट आई नीड टू गिव दैट understanding that why and what have I written. You can also give examples, for example a mobile phone manufacturer, for example a furniture business. Yes, you can give business examples. Sir, can you verbally solve a 3 marker so I can get to know how to write the answer for explaining only 1 point? All right, I'll do that. Wait. Please solve 3 marker. Yes, solve तो हमने भी किए हैं बहुत सारे। तो उसके लिए तो तुम लोगों को प्लेलिस्ट फोकस करनी पड़ेगी। मैं एक दफा सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि यू आर क्लियर ऑन इट। बट 3 मार्कर एप्लीकेशन में एग्जांपल्स लिख सकते हैं। यस लाइबा, यू कैन। 3 मार्क में समझ नहीं आई, कोई एग्जांपल बताएं प्लीज। डू वी नीड टू गिव एग्जांपल्स फॉर 2 मार्कर्स? नो मनाल, 2 मार्कर के लिए जो है वो अगर कहीं पे बेसिक्स एग्जांपल हो, जैसे जॉब प्रोडक्शन अगर है, तो जॉब प्रोडक्शन के साथ में लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल अ कस्टमाइज्ड केक, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी। 1 वर्ड एग्जांपल टाइप हो तो दे सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय द एप्लीकेशन? कशमाला, यस, ओके। 3 मार्कर्स में एग्जाम्पल लिखनी है। एग्जाम्पल लिखना जरूरी नहीं है 3 मार्क में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल के चक्कर में ना पढूं। बहुत ही हाई क्वालिटी डेफिनेशन, मतलब स्टेट व्हाट डू यू मीन एंड व्हाई दिस पॉइंट इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसे मैं भी करके बता दूं। डू वी राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन 3 मार्कर? नो, इफ द क्वेश्चन आस्क यू टू देन ओनली राइट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्या मतलब? रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं देना। अंडरस्टैंडिंग, देखो मैं बताता हूँ इसका मतलब। एक बार ये बात बहुत सुन लो, ये सब 3-4 सवाल आए। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? हाउ डू आई गेट एन एप्लीकेशन मार्क इन माई आंसर? हाउ डू आई गेट एन एप्लीकेशन मार्क? एप्लीकेशन मार्क, अगर तुमने ये पूरा साल पढ़ा, अभी कोर्स पढ़ा, बुक रीडिंग करी, नोट्स रीडिंग करी, तो अब ये बात तुम लोग को शायद पता है कि जो ये कोर्स तुम लोगों ने पढ़ा है मेरे साथ या कहीं भी, तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स सिर्फ बुक में नहीं है, ये कोर्स दुनिया में भी है। जैसे अगर मैंने तुम्हें मास मार्केटिंग और नीश मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है तुमने, तो मास मार्केटिंग और नीश मार्केटिंग दुनिया में वो लोग बिजनेसेस करते हैं। जैसे ये जो माइक में यूज कर रहा हूँ कंपनी का, ये मास मार्केटिंग अप्रोच के साथ अपना माइक बेचते हैं। जैसे मैं जो टी शर्ट पहना हुआ हूँ, ये टी शर्ट एक्चुअली मास मार्केटिंग अप्रोच यूज करता है। सो नाउ वट एवर पॉइंट यू हैव रिटन, whatever topic you have studied exist in the real life. Now, your answers, when you're writing tomorrow, when you're writing an answer, please do not just try to write the रट्टा कि मैंने जो बुक से याद किया मैं लिख लूं। जो भी तुम्हारे सामने सवाल आए उसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ जब तुम जवाब दोगे तो वो तुम्हें ऑटोमेटिकली मार्क्स अच्छे मिलते हैं, खुद ही मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि तुम लोगे वो मार्क्स, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे आंसर्स में खुद नजर आती है। अगर स्पेशली जो 3 मार्कर है उसमें ये व्हाट डू यू मीन एंड व्हाई दिस पॉइंट इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन को तुम क्लियरली अगर जवाब दे रहे हो तो सही है। तो डोंट जस्ट टेंशन नहीं लो, ठीक है। एनालिसिस नहीं, मार्क्स एनालिसिस के नहीं होते हैं। व्हाट यू राइट, व्हाट डू यू मीन एंड व्हाई दिस पॉइंट, यस। No, there is no mark for application in a 2 marker.
3 मार्कर लिख कर समझा दें तो भाई बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं, एक दफा मैं उस पर एंड में बात कर लूंगा. डू वी नीड टू राइट एंड डिसएडवांटेज, ये कैसा सवाल है? एग्जाम्पल के 2 मार्कर में मार्क्स मिलेंगे. एग्जाम्पल अगर तुम लिख लेते हो तो अच्छी बात है. यस. वेयर इज अ प्लेलिस्ट फॉर ऑल द रिकॉर्डिंग्स. तो जो चैनल है हमारा यूट्यूब पे, बिजनेस बाय कुठारी के नाम से, उस पे जाके देख लो. यस यू कैन कंपेयर मीरब. यस तैयबा, बिल्कुल सही है. सिलेबस इज नॉट डूएबल इन 1 डे. फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो. हाँ, 2 मार्कर में अगर कोई ऐसा सवाल आ रहा है जिसमें तुम फॉर्मूला लिख सकते हो तो लिख लेना. फॉर्मूला भी लिख सकते हो 2 मार्कर में. 3 मार्क्स में मेन जो मार्क्स होते हैं ना 3 मार्क के अंदर, 2 मार्क्स में क्या होता है, 2 मार्क्स में तो दोनों मार्क नॉलेज के होते हैं. 3 मार्क्स के अंदर 1 मार्क इज फॉर नॉलेज एंड 2 मार्क इज फॉर एप्लीकेशन, विच मीन्स that you do write what do you mean and why this point is an answer to this question, but मेन इसमें एग्जाम्पल भी यूज करके तुम बता सकते हो और मैं राइट भी कर दूंगा. ठीक है. अच्छा आप सुने, अभी हमने क्या डिस्कशन स्टार्ट किया आज की क्लास में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट that how to manage time in our paper 1 exam for tomorrow. Then we are actually talking about the thought points for each question now, and along with this we are trying to discuss the assessment objective, जो ये knowledge और analysis वाली बात है. ठीक है. और अभी तक हमने ये पेपर स्ट्रक्चर डिस्कस किया, मैंने तुम्हें टाइम का पूरा बताया. फिर उसके बाद जो है अभी हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया है कि हम अपने 2 मार्कर्स के अंदर और 3 मार्कर्स के अंदर क्या सोचेंगे और कैसे प्लान करेंगे. एंड रिमेंबर दैट यू डोंट राइट टू जस्ट राइट परफेक्ट आंसर्स. प्लीज डू नॉट हैव दिस माइंडसेट कि मैं परफेक्ट आंसर्स लिख दूं और मेरे फुल मार्क्स आ जाएं हर दफा. ऐसा नहीं हो सकता. You just give your best shot. You make sure that you write the best quality answers, and you can only write what you know to your best of your abilities. Obviously you cannot write more than what you know. You cannot write more than what you understand. You cannot write something which you don't know. You can only write which you know. So try not to be very perfectionist mindset person, because that will actually damage your paper. Try not to be very perfectionist with what your answers would look like, and I would just give this example and I would write this and this. Try to give your best shot. Try to uh, ठीक है, कोशिश पूरी तुम लोग करोगे, लेकिन ट्राई नॉट टू हैव दैट परफेक्शनिस्ट माइंडसेट और एल्स यू विल सफर इन एग्जाम. ट्राई नॉट टू जस्ट ओवरबर्डन योरसेल्फ विद द थॉट्स कि यार मैं इतना अच्छा आंसर लिख दूंगा कि पता नहीं एग्जामिनर जो है वो कुर्सी से खड़ा ही हो जाएगा और बैठेगा ही नहीं, फिर सारी जिंदगी देर एग्जामिनर विल कीप ऑन स्टैंडिंग कि भाई क्या आंसर लिखा है बच्चे ने. ट्राई नॉट टू बी जस्ट स्टूपिड विद दीज थॉट्स. ओके. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स और बाकी अब जो ये 5 मार्कर है, 5 मार्कर. ठीक है. अब जाहिर है कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे अगर रह गए हैं तो मैं उन पे भी वापस आऊंगा. डोंट वरी अबाउट इट. इफ यू टॉक अबाउट अ 5 मार्कर, हाउ मेनी 5 मार्कर विल वी हैव इन दिस इंटायर पेपर 1 जो कल हम पेपर 1 दे रहे हैं. उसमें हमारे पास पूरे एग्जाम के अंदर कितने 5 मार्कर्स होंगे? 5. 5 मार्क का सवाल एक होगा. ठीक है. और वो होगा ये वाला. ठीक है. और 5 मार्कर के अंदर हमारे पास अगेन वो एक ही पॉइंट पूछता है. बस 5 मार्कर में और 3 मार्कर में फर्क ये है कि 5 मार्कर में जो कीवर्ड है वो डिफरेंट होता है. 3 मार्कर के अंदर वो वर्ड यूज करता है कि एक्सप्लेन वन बेनिफिट, एक्सप्लेन वन ड्रॉबैक, एक्सप्लेन वन समथिंग, एक एक्सप्लेन करने का कहता है. और 4 जो होगा क्वेश्चन, उसमें जो 5 मार्कर होगा उसमें वो वर्ड यूज करेगा एनालाइज.
क्या यूज वर्ड करेगा? एनालाइज, एनालाइज, ठीक है। अब वो एनालाइज का जो वर्ड है, अब उस 5 मार्कर के अंदर क्या की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने? स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता है कि 5 मार्कर में हम कोशिश करते हैं कि इंट्रोडक्शन दे दें, और फिर हमें वी हैव टू मेक वन पैराग्राफ, एंड देन इन दैट वन पर्टिकुलर पैराग्राफ वी हैव टू स्टेट आवर पॉइंट एंड वी हैव टू यूज दैट टेक्निक BTL जो मैंने बताया था। एक दफा वापस बता देता हूँ। 5 मार्कर के अंदर आपको क्या करना होता है? 5 मार्कर के अंदर यू राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर you are about to write. This can be a definition of the keyword written in the question. You have to write a small introduction, but that's optional. That's not mandatory. Then you state your point clearly. The proper use of BTL technique to write a developed analysis of the point stated. जो BTL technique है उसका क्या था? That whatever point we state, we tell because, therefore, leading to. जो एक पैराग्राफ हम 5 मार्कर में लिखेंगे उसका कोशिश करेंगे जो भी पॉइंट मैं स्टेट करूं उसको प्रॉपरली अगर मैं एनालाइज करना चाहता हूं तो यस, ये जो कॉज इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंस वाली टेक्निक हमने सीखी है इन आवर क्लासेस, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, बिकॉज, देयरफॉर, लीडिंग टू, एंड देन an example can be used to illustrate a business concept such as in a furniture manufacturing, in a super market, or in a bank, or use of any other industries. Yes, disadvantage भी लिख सकते हैं, two sided भी हो सकता है। और प्लीज एक बात इसका ख्याल रखो कि there is no one right answer. तुम लोग जाहिर है जो भी आंसर लिखोगे वो हर बच्चे का आंसर अलग होगा। Every student can have a completely different answer and still they get the best results. ठीक है? BTL का मतलब क्या होता है? वापस एक दफा बता देता हूं। BTL का मतलब होता है because, therefore, leading to, या जो what do you mean और why this point is an answer to this question वाली टेक्निक हमने अपनी क्लासेस में सीखी है, उसका एक और वर्जन होता है जिसको हम बिकॉज, देयरफॉर, लीडिंग टू कहते हैं। यानी कि जो भी पॉइंट लिखूं मैं उसका लिखूं दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस रीजन, देयरफॉर इस पॉइंट का बिजनेस पे ये इम्पैक्ट होता है, और अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है? वट एवर 5, लेट्स से, अब ये देखो सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, सुनो। ठीक है? अगर आवाज लैग कर जाए तो मुझे बताओ, आई विल रिपीट माई पॉइंट, डोंट वरी। अब जैसे ये सवाल आया हुआ है, क्या मैं बोलने लगा हूं, बहुत केयरफुली सुनना पहले, ठीक है? Analyze one way in which conflict between stakeholders may affect a business. Conflict between stakeholders may affect a business. If I write an introduction paragraph in this 5 marker, what should I define? अगर मैं इस 5 मार्कर के अंदर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना चाहता हूं तो मैं क्या वर्ड है जो मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दूं? परफेक्ट, स्टेक होल्डर्स में डिफाइन कर दूं, अच्छी क्वालिटी की डेफिनेशन दे दूं, गुड, वेरी नाइस। एंड नाउ व्हेन आई राइट एन इंट्रो एंड व्हेन आई राइट माय मेन पैराग्राफ, तो अब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय और शेयर होल्डर। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो होता है जो हमारी कंपनी में काम कर रहे होते हैं लोग, और उनका ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको ज्यादा सैलरीज चाहिए होती हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छी चाहिए होती हैं। जब मैं लिख रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर्स, तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम तनख्वाह ज्यादा ले लें, और शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको डिविडेंड ज्यादा मिल जाए। अब अगर मैंने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाई तो एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होने की वजह से शेयर होल्डर्स के डिविडेंड्स पे हिट आ सकता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ये बात सुनना, ये बात मेजॉरिटी बच्चे गलती करते हैं। हाँ, ओनर्स कहते हैं उसको। चला, जो भी मैं पॉइंट सोचूं उसको प्रॉपरली लिखूं। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि वो पॉइंट 3-4 लिखने की कोशिश करते हैं, ये गलती नहीं करना। जो भी मैं पॉइंट लिखूं वो पॉइंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है, अब जैसे अगर मैं लिखता हूं, ये लाइन सुनना, आई एम गोइंग टू टॉक वर्बली, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली।
one of the conflicts that can exist between the different stakeholders, one of the conflicts that can exist between different stakeholders is between the objectives of employee and the objectives of shareholders. Okay, that's what I state the point. And now I can use that BTL technique because, therefore, leading to, because, therefore, leading to, बिकॉज में क्या लिखूंगा कि इन दोनों स्टेक होल्डर्स का कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, देयरफॉर उससे बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या होता है, और लीडिंग टू अल्टीमेटली उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बिजनेस को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं. Whatever point I think or plan in an examination, I use this BTL technique. I can use this. कोई भी चीज जो मैं आज कह रहा हूं वो कोई रूल नहीं है. प्लीज डोंट जस्ट टेक माई वर्ड्स एज रूल्स. प्लीज डू नॉट कंसिडर कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बातें मैं पहले कर चुका हूँ ऑब्वियसली क्लासेस में, लेकिन कोई भी चीज रूल नहीं होती है, कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट मैंडेटरी नहीं होती है. तुम जब कल आंसर लिख रहे होगे हो सकता है कि तुम्हें कोई टेक्निक चेंज करनी पड़े, कोई आंसर में तुम्हें प्लस माइनस करना पड़े. सो इट्स कंप्लीटली ऑल राइट. एंड don't just try to be very overly perfect with your answers. Sometimes you might just get confused and it's all right. ठीक है. सो आई जस्ट स्टॉप बाय फॉर अ सेकेंड ऑल्सो. ये जो 5 मार्कर के मैंने 2, 3 और 5 मार्कर के ये जो पॉइंट्स मैंने अभी रीड किए हैं, इस पे बात की है, तो ये एक दफा देख लो वापस से, पॉइंट्स रीड कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो इन 5 मार्कर के अंदर. हाउ विल वी गिव एग्जाम्पल इन दिस 5 मार्कर. तो जाहिर है इसमें अब एग्जाम्पल नहीं बनती है अब्दुल्ला. अब एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, कोई भी चीज जो लिखी है वो जरूरी नहीं है. अगर तुम्हें लगे कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं तो दें, नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए होते हैं, ओनर्स होते हैं. और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर तो फिर कोई भी ऐसी पार्टी जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होती है, जैसे कि एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, बैंक, सप्लायर्स. शेयर होल्डर भी एक स्टेक होल्डर ही होते हैं. शेयर होल्डर इज जस्ट वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स. ठीक है. One paragraph for introduction and one paragraph for the point in 5 marker. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मैंडेटरी कहाँ से नहीं है, कोई जरूरी नहीं है. देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो नहीं दो. यस, एक पॉइंट लाइबा. बीटीएल टेक्निक का भी मैंने बताई ना, बिकॉज देयर फॉर लीडिंग टू कॉन्सिक्वेंसेस. इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो इम्पैक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट, जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट है, डायरेक्ट, द फर्स्ट थिंग दैट वुड हैपन. एंड कॉन्सिक्वेंसेस उसके लॉन्ग टर्म, अल्टीमेटली उससे क्या क्या चीजें हैं जो बिजनेस को फेस करनी पड़ सकती हैं इन द लॉन्गर टर्म. अच्छा ठीक है. नाउ जस्ट लिसन टू दिस नेक्स्ट पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम का. देखो मैं इसका बताता हूँ तुम लोगों को. बीटीएल कंफ्यूज हो रहा है मेरे ख्याल से, काफी स्टूडेंट्स आई थिंक इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि व्हाट इज बीटीएल. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं. इफ द क्वेश्चन आस्क्स फॉर, प्लीज ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड देन से एडवांटेज देना है, डिसएडवांटेज देना है. सुनो एक बात, मैं बीटीएल क्लियर करता हूँ थोड़ा सा और ज्यादा ताकि तुम लोगों को क्लियर हो. अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, एनालाइज वन वे इन विच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स में अफेक्ट अ बिजनेस. ठीक है. ठीक है. अब इसमें मैं लिख रहा हूँ इंट्रो, मैंने 5 मार्कर बता रहा हूँ. ठीक है. ये वाला जो 5 मार्कर है, मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर. अगर लेट्स से सिर्फ खाली मैं आंसर लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ.
वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे मैं 5 मार्कर कर रहा हूं, मैंने इंट्रो में स्टेक होल्डर्स को डिफाइन किया, और one of the conflicts that can exist in an organization is between the employees and shareholders. ठीक है, अब मुझे इसका बताना है BTL ना. This is because now I need why will there be a conflict. This is because the employees would be expecting high salaries, and the shareholders would be expecting high dividends. ठीक है, अभी देखो ये आ गया इसका कि why would this happen. Therefore, we'll talk about as a result of this conflict, एक सेकंड ना. As a result of this, इससे क्या होगा, बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा मुझे बताओ. अगर एम्प्लॉय और शेयर होल्डर के बीच का ये डिसएग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा. कैन समवन टेल मी. इट्स क्वाइट इजी यार, मतलब क्या होगा. देयरफॉर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट्स देयर वुड बी व्हाट. इम्पैक्ट क्या होगा. इम्पैक्ट क्या होगा. मोटिवेशन के ऊपर हम लिख सकते हैं, एफिशिएंसी के ऊपर लिख सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स के ऊपर लिख सकते हैं. इम्पैक्ट ये होगा कि इट माइट नॉट बी पॉसिबल to increase salaries, and therefore motivation level of employees and the confidence level of shareholders will be impacted. क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे पास एम्प्लॉइज की मोटिवेशन के ऊपर इंपैक्ट होगा, शेयर होल्डर से कॉन्फिडेंस लेवल पे इंपैक्ट होगा. फिर इसका लीडिंग टू ना, इससे क्या होगा, फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो बिजनेस को फेस करना पड़ सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द मोटिवेशन और डीमोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज एंड द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ. कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, एज अ रिजल्ट द बिजनेस may find it difficult to keep the labor turnover low, and it might not be possible to attract new investors to the business. यानी कि इन दोनों को अब मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने कि अगर हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करेगा तो इससे हम क्या क्या बिजनेस को प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रेड यूनियन के प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं, इन्वेस्टर्स से रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं. अब देखो पॉइंट इसके, ये बात तुम लोग ये प्लीज आंसर याद नहीं करो. ये आज मैं आंसर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, कम लिख रहा हूँ, ताकि तुम लोग मेन टेक्निक्स पे फोकस करो कि सर ये नहीं सोचो कि सर क्या लिख रहे हैं. ट्राई टू फिगर आउट दैट सोच कैसे रहे. ठीक है, मेन आपको टेक्निक सीखनी है. तो दिस इज व्हाट BTL technique mean, and I would come back to my point basically that when you attempt a 5 marker question, you can write both the consequences, you can write only one consequence depending ये कंटेंट कितना बन रहा है. अगर तुम्हें लगे कि एक्सप्लेनेशन गुड क्वालिटी हो गई है तो एक लिख लेना, अगर कम पड़ रहा हो तो 2 लिख लेना. ठीक है, और बस लास्ट बात ये कि जब 5 मार्कर के लिए लास्ट बात ये कि जब 5 मार्कर अटेम्प्ट कर रहे होगे तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन व्हिच इज ऑप्शनल. then when you're explaining, you can use the BTL technique to explain your point,
एंड नाउ लेट्स कम टू दिस 8 मार्कर. ठीक है, 8 मार्कर की अगर हम बात करें तो 8 मार्कर का स्ट्रक्चर क्या होता है? 8 मार्कर का स्ट्रक्चर होता है introduction and then two main paragraphs. Introduction and then two main paragraphs. इंट्रोडक्शन के अंदर हम जो भी कीवर्ड होगा उसको डिफाइन करेंगे, और जो दो, जैसे 5 मार्कर में एक पैराग्राफ हम करते हैं ना, एक मेरा मेन पॉइंट होता है 5 मार्कर में. 8 मार्कर में समझो मैं एक पॉइंट नहीं, मैं उसमें 2 पॉइंट्स कर लूंगा. इन 8 मार्कर मैं 2 पैराग्राफ बनाऊंगा. समझो जैसा एक पैराग्राफ मैंने 5 मार्कर में बनाया होगा ना, उस तरह के 2 पैराग्राफ मैं 8 मार्कर में कर लूंगा. और 8 मार्कर की देखो, एक दफा मैं मार्क्स का ब्रेकअप भी बता देता हूँ. वैसे जो 5 मार्कर होता है उसमें 1 मार्क इज फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स आर फॉर एप्लीकेशन एंड 2 मार्क्स आर फॉर एनालिसिस. दिस इज हाउ. नहीं, सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे किसी को ओपिनियन नहीं चाहिए 5 मार्कर में. तो 5 मार्कर में अगर तुम अपना ओपिनियन नहीं देते तो भी कोई नहीं देना, बल्कि ओपिनियन 5 मार्कर में. ठीक है, 8 मार्कर देखो, 8 मार्कर. अभी सेक्शन बी की वर्किंग देख लो, मैं एक दफा पहले भी बताया था, ये रीड कर रहा हूँ. देयर शुड बी आइडियली 45 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस पार्ट ऑफ द एग्जाम. ठीक है, 45 मिनट्स रह जाएंगे हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट आधे घंटे के अंदर हमें सेक्शन ए करना है. Invest the first 10 minutes of this remaining time to carefully read and plan the question, जो भी हमने पहले बात की. Do not be in a hurry when selecting between the two questions in section B. Carefully focus on the industry given in each question of section B. इंडस्ट्री पे फोकस करना प्लीज, जो इंडस्ट्री दी भी हो. जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है स्मॉल रिटेलर, इसमें दिया हुआ है न्यू कॉफी शॉप. जो भी इंडस्ट्री तुम्हें गिवन हो, प्लीज उस इंडस्ट्री को सही से देखना, बिकॉज when you actually visualize the industry, then you will be better able to give examples and write that answer which is valid for that particular business. And questions मैं respond कर रहा हूँ, just listen to this first. And once the choice is made, do plan your answer briefly before you attempt. Make sure that you plan before you write. You should not be, जब लिखना शुरू करो तो ऐसा नहीं हो कि तुम सोच रहे हो कि पता नहीं अगला पॉइंट क्या होगा. लिखने से पहले अपने पॉइंट्स सोच लेना. दिस विल हेल्प यू टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड. अब ये पॉइंटर्स मैं पहले रीड करता हूँ कि 8 मार्कर जब तुम लोग अटेम्प्ट करोगे तो माइंड तुम्हारा क्या तुम्हें सजेस्ट करे. When attempting an 8 marker, give a clear introduction with some high quality bookish definition. Introduction में हम definition देते हैं. Make 2 paragraphs for 2 different points. The paragraphs should be well organized with the state explained technique learned in our classes. And effective use of BTL technique can help improve the quality of analysis in each paragraph. Do not try to write perfect answers. Keep it simple is the rule. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की कोशिश करते हैं कि हम पता नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट लिख दें और पता नहीं कोई ऐसा पॉइंट लिख दें जो किसी ने भी ना सोचा हो. Do not just try to think of very extraordinary points. Just try to write that point जिसकी explanation मुझे अच्छे से आती हो. Try to write that point जिसकी explanation मुझे अच्छे से आती हो. Rather than writing a very difficult point, I try to select a simple point and then explain it for a very high quality. Explanation का main game है, सिर्फ knowledge का पता होना main game नहीं है. वापस repeat कर रहा हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट लिखने से ज्यादा जरूरी है कि जो भी पॉइंट मैं लिखूं उसकी एक्सप्लेनेशन क्वालिटी के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करूं. And trust your answers and have some confidence on your own points. That is also a very 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 important point. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रख रहे, पता नहीं क्यों, कि वो अपने ही पॉइंट से डर रहे होते हैं, या वो सेल्फ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है, वो सेल्फ डाउट में होते हैं. वो सोच रहे होते हैं कि यार पता नहीं हमने जो लिखा है वो सही होगा नहीं होगा, गलत तो नहीं लिख रहे. भाई जो पॉइंट तुम सोचो
पहले प्लानिंग टाइम के अंदर पूरा प्रॉपरली केयरफुली प्लान कर लो, पॉइंट सोच लो, लेकिन वट एवर पॉइंट यू थिंक ऑफ, वट एवर पॉइंट यू आर अबाउट टू राइट, देन जस्ट राइट इट प्रॉपरली. डू नॉट जस्ट बी इन दैट सेल्फ डाउट दैट पता नहीं मैंने सही लिखा या गलत लिखा. Whatever point you write, then you just give your best shot and just try to just explain your point properly. So you try not to be over smart. Remember this point. बच्चे एग्जाम में बैठ के बहुत ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं और वो बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं हम बहुत अच्छा लिख लें. डोंट जस्ट, ठीक है. बाकी इफ आई टॉक अबाउट ए 12 मार्कर नाउ, ठीक है, कंक्लूजन्स पे आ रहा हूं मैं. अगर हम 12 मार्कर की, बहुत ही अच्छा पॉइंट आया है कि कॉन्फिडेंस की वजह से ही आज एक्सेल दे रहा हूं. बिल्कुल ये पॉइंट जेन्युइन है कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, और ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती है. आप अपने आंसर्स पे कॉन्फिडेंट रहें, और चौड़े होना और कॉन्फिडेंट होना ये दो अलग बातें होती हैं. एंड मिस्टर अहमद तब्बा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड यू, बट आई यू नो व्हाट आई मीन, राइट. एक सेकेंड ना, बस ये मैं स्क्रीन थोड़ा रीशेयर कर रहा हूँ, जस्ट एक मिनट दो. रिक्स है, रिक्स. सर गेस्ट पेपर दे देंगे तो तसल्ली हो जाती है. एंड यू रिपीट द अदर टेक्निक, सर व्हाट डू यू मीन. रुको, ठीक है. अच्छा, इवैल्यूएशन. अच्छा, ये जो 8 मार्कर है, सॉरी मेरी एक चीज इसमें रह गई, कि जो 8 मार्कर होता है ना, उसके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं बताऊं तुम लोगों को, तो 2 marks are for knowledge, 2 marks are for application, and 4 marks are for analysis. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रात को आपको भेजूंगा, अभी नहीं, ठीक है. रात को आई जस्ट ईमेल इट टू यू और व्हाट्सएप टू यू गाइज. एंड जो 12 मार्कर होता है, 12 मार्कर, उसमें 2 marks are for knowledge, 2 marks are for application, 2 marks are for analysis, and 6 marks are for evaluation. 12 mark के अंदर 2 marks are for knowledge, 2 marks are for application, 2 marks are for analysis, 6 marks are for evaluation. जो 12 मार्कर होगा उसके अंदर तो फिर सही से जो है टाइम कंक्लूजन के ऊपर भी सोचना होता है, क्योंकि जो ये 12 मार्कर होता है, एक सेकंड जरा मैं 2 मिनट रुक जाऊं, वरना तुम लोग, आई नो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने अभी बात नहीं की, उस पर करूंगा मैं साथ साथ. लेकिन अब मुझे बता दो यहाँ तक, इफ यू वांट टू रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10, हाउ मच वुड यू रेट. 2 मिनट. इफ यू वांट टू रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10, हाउ मच वुड यू रेट. ऑनेस्ट ऑनेस्ट अपने लिए बताएं. 8 6 3 -7 8 5 7 8 9 3 8 7 0 8 8 7 7 0.5. Not applicable. सही है. और अगर आपके दोस्त आपके ज़्यादा फ्री होते हो, अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हो, आई एम टेलिंग यू बिल्कुल ब्लंटली एंड ऑनेस्टली, एज अ टीचर आई हैव बीन टीचिंग टू अ लॉट ऑफ किड्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, इतने सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है. लेकिन मैं वापस ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर कोई दोस्त आपका ज़्यादा जो है वो एक दूसरे आपकी नेगेटिव एनर्जी देता हो आपको, और आपके सवालों पे हंसता हो, आपके कमेंट्स के ऊपर
लाफ रिएक्ट करके आपके सवाल को डिस्करेज करता हो, तो उस दोस्त को कटाने का टाइम आ चुका है। उस इंसान को आप फौरन डिच कराएं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो दोस्त आपका दोस्त तो फिर कैसा दोस्त है। एग्जाम के टाइम पे भाई प्लीज बी द सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी फॉर समवन एल्स। डोंट जस्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी देने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। अपने ऊपर फोकस करें। एंड मौके पे बहुत ज्यादा दोस्तों ने क्या किया, उसने क्या सवाल किया, इससे कुछ नहीं फायदा। एंड टाइम पे यू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। आई रिपीट, try to focus on your own self, on your own sleep, on your own food, right? That's the best approach you can do. अगर एंड मौके पे तुम लोग, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंस्टा पे जाके व्हाट्सएप पे जाके भले पढ़ रहे हो, भले तुम व्हाट्सएप पे भी आके पढ़ रहे हो, दो व्हाट्सएप पे आके तुम मैसेज के जवाब दे रहे हो, देख रहे हो, आई अंडरस्टैंड इट, आई हैव सीन लॉट ऑफ मैसेज ऑब्वियसली। लेकिन अब टाइम वो नहीं है कुत्ता कि जब तुम लोग व्हाट्सएप पे जा जाके अपने मैसेजेस के रिप्लाई कर रहे हो। अब वो टाइम होता है कि भाई तुम लोग अपनी खुद की बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, अपना खुद के बैठ के फोकस कर रहे हो। रात को प्लीज जल्दी टाइम पे सोना और सुबह टाइम पे उठना, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना, प्रॉपर शावर लेना, नमाज पढ़ना, उसके बाद सुकून से जाके पेपर में बैठना, रादर देन बी इन अ हरी टू डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। जितना पढ़ा हुआ होगा, जितना मेहनत की होगी, वही जो जाहिर है फसल के लिए आपने मेहनत की होगी उतना ही आप काटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई मेहनत की ना हो और आपने कुछ किया ना हो और आप अचानक से जाके एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ कर दें। नो, वट एवर यू हैव डन इन द लास्ट 6 months, 7 months, से 5 months, दैट इज वॉट यू विल बी रिफ्लेक्टिंग इन टुमारोज एग्जाम। ठीक है। और अगर इंग्लिश का भी पेपर है कोई बात नहीं, ऑप्शन आपके पास अब कुछ है नहीं, रेस्ट प्रॉपर करें। ठीक है। बाकी इसके अलावा जो 12 मार्कर है, नाउ वेरी वेरी यस डेफिनेटली आई विल प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लेकिन फोकस तुम्हारा अपना आप होना चाहिए प्लीज लास्ट के दिनों में। अच्छा, इसके बाद अगर हम 12 मार्कर की बात करें, ट्राई नॉट टू राइट एक्स्ट्रा मैसेजेस ऑन दिस चैट ऑप्शन, ट्राई टू यूज इट प्रोडक्टिवली सो वी कैन नॉट जस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ट्राई नॉट टू राइट एक्स्ट्रा मैसेज ऑन चैट, ताकि अच्छा ना हो, खराब ना हो। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं 12 मार्कर की बात करूंगा तो 12 मार्कर के अंदर आपके पास अगेन एक इंडस्ट्री होगी कोई ना कोई। 12 मार्कर के अंदर जो सवाल आएगा वो इवैल्यूएट का आएगा। 12 मार्कर जो होगा उसमें जो इवैल्यूएट वाला सवाल होगा उसमें हम 2 साइडेड आंसर रख सकते हैं। और जैसे भी ये सवाल आ रहा है, marketing is the most important factor that will affect the success of a new coffee shop। अब ये जो मैं 12 मार्कर की बातें करने लगा हूँ, बहुत केयरफुली सुन लेना, क्योंकि जाहिर है 12 मार्कर इज द biggest of all the questions that you will get in the entire exam. So for a 12 marker, you can get maybe 10, 11 if you're actually performing well in a 12 marker. बट अगर मुझे 12 मार्कर में अच्छा परफॉर्म करना है ना, तो मुझे पहले तो सवाल बहुत केयरफुली रीड करना है। सेकंड, मुझे उस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत फोकस करना है। थर्ड, जो मार्क्स ब्रेकअप मैंने बताया, वो मार्क्स ब्रेकअप को माइंड में रखो। और उसमें इसका मतलब है कि इवैल्यूएशन के बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं यार। 50% ऑफ दिस मार्क आर फॉर इवैल्यूएशन। सो अब मैं जब इवैल्यूएट वाली बात करता हूँ तो आई कैन ऑल्सो राइट 2 साइडेड। अब जैसे ही कह रहा है, marketing is the most important factor that will affect the success of a new coffee shop. So introduction में क्या define करूं? Introduction के अंदर yes I'll give you the evaluation tips. फुल आ जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर आप 10-11 मार्क्स भी 10-11 मार्क्स ले लेते तो बहुत अच्छे होते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर तो मैं मार्केटिंग डिफाइन कर दूं डेफिनेटली। and then in the first paragraph I try to write in favor of this statement, जिसमें मैं बताऊंगा ऑब्वियसली कि मार्केटिंग क्या होता है और मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है एक नए कॉफी शॉप के लिए, जिसमें मेरी बुकिश नॉलेज भी होगी और मैं एक्चुअली कॉफी शॉप की बात करूंगा कि मार्केटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आप मार्केटिंग और प्रमोशन सेम नहीं होता है भाई, याद रखना। मार्केटिंग अगर अच्छी होगी कॉफी शॉप की तो वो फिर मार्केट रिसर्च अच्छे से करेगा, उसको कस्टमर की
जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं उसको वो ज़्यादा बेहतर से एनालाइज करेगा, प्रोडक्ट्स वो ऐसे निकालेगा जो शायद मार्केट में डिमांडेड हो, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अच्छी होगी उनकी, प्रमोशनल कैंपेन्स अच्छे होंगे. In one paragraph, I'll try to write about marketing, about the importance of marketing. And एक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बहुत मेजर ब्लंडर, आई रिपीट. अच्छा, मेरी स्क्रीन लैग हो गई है, एक सेकंड मैं इसको सही कर देता हूँ. अच्छा जी, मैं क्या करता, ये 12 मार्कर की बात कर रहे थे ना, तो के फेवर में जब मैं पैराग्राफ बना रहा हूँ, लिसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कि 12 मार्कर में जो तुम लोग मार्केटिंग के ऊपर बात लिख रहे होगे या फेवर में पैराग्राफ लिख रहे होगे, जरूरी नहीं है कि मैंने जितना मार्केटिंग पढ़ा है मैं सब का सब इसमें बता दूं. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ब्रांडिंग, मास, नीश, मार्केट सेगमेंटेशन, एंड देन market research. I cannot tell everything in this one paragraph. Very, very, very important point, that whatever point you want to write, you write it well. Whatever point you write, you write it well. ये बात याद रखना. अब चाहे मैं I have thought about that. I am going to write about the market research part, let's say, and I'm going to write about the product part. Now, maybe if if you write 2 points from marketing, that would be sufficient. Now, if I talk about market research, I properly talk about market research, that how will market research for a new coffee shop will affect the success of the business. If I'm just writing about market research and I'm not focusing on this part, then it's not फायदा, it's not. ठीक है, यानी कि जब मैं पैरा 1 बना रहा हूँ 12 मार्कर के अंदर, कल जब पेपर दे रहे होगे तुम लोग, तो जरूरी नहीं होता है कि सारी इंफॉर्मेशन दे दो. सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती, 2 पॉइंट्स भी आप दे देते हो और उसको सही से समझा देते हो, तो वो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, और P2 के अंदर ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू राइट अगेंस्ट the statement that whether marketing is the most important factor that will affect the success. So no, I think apart from marketing, there are other areas that the coffee shop will have to focus on. And you can write any other second paragraph. I think I can write about why HR will be very important, why operations management will be very important, how the finance will be very important. I can write about any area, but whatever area I select, again, I don't need to give all of the information that I know. I select my point. जो point तुम लोगों को अच्छा आता हो ना यार, honestly बताता हूँ, जो point तुम लोगों को अच्छे से explain करने आता हो, वो point select करके लिखना. और एक और बात भी कहने लगा था मैं, कि कि जब क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो, कुछ बच्चे सवाल जब सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो सवाल सेलेक्ट करने के बाद मतलब बहुत ये सोचते हैं कि कौन सा वाला इजी सवाल है, सुनना ही लाइन, कि कौन सा वाला इजी क्वेश्चन है वो वाला मैं अटेम्प्ट करता हूँ. बहुत सारे बच्चे यूं सोच रहे होते हैं जब वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना 5 और 6 के बीच में, तो वो ये सोचते हैं कौन सा वाला इजी क्वेश्चन है जो मैं अटेम्प्ट करूं. ये नहीं होता. यू हैव टू थिंक कि कौन से वाले क्वेश्चन में मुझे पॉइंट्स आते हैं, कौन से. वापस रिपीट कर रहा हूं, जब तुम सेक्शन बी रीड करोगे, तो जरूरी नहीं है कि रीड करते हुए ये सोचो कि देखता हूँ कौन सा सवाल इजी है और कौन सा सवाल मुश्किल है, और मैं ना इजी वाला सवाल अटेम्प्ट करूंगा. नो, दिस इज नॉट द मेच्योर वे टू थिंक. द मेच्योर एंड द स्मार्ट वे टू थिंक इज कि जब मैं सवाल रीड करके सेलेक्ट कर रहा हूँगा, तो वो जो सवाल रीड करके मैं सेलेक्ट कर रहा हूँगा, उन दोनों क्वेश्चंस में से मुझे कौन सा वाला क्वेश्चन के पॉइंट्स आते हैं, कौन से वाले क्वेश्चन के मुझे पॉइंट्स आते हैं. If you know the pointers of the question, then attempt it. Do not just be in a hurry to select the easy question. I repeat, बच्चे इजी सवाल ढूंढते हैं, गलत सोच है ये.
इजी नहीं, वो सवाल जिसके पॉइंट्स मुझे आते हैं, जिसका मैं यूं प्लान प्रॉपर बना सकता हूं अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। And then when you write a conclusion, you have to give your opinion, and then you have to justify that opinion. And अगर मैं तुम्हें 12 मार्कर की जितनी मैंने अभी बातें की हैं उसके ऊपर मैं वापस एक दफा बोल दूं, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, बड़ा केयरफुली सुनना, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों पे आऊंगा वापस से। See, I'm going to read these points. You have to be very careful. When attempting a 12 marker, give a clear introduction. You know this point. This is most probably an evaluative question, and make sure your answer is able to have valid points in both sides of the argument. You have to write a two-sided answer. Yes. The understanding that every business decision will have pros and cons. ये लाइन सुनो, वापस रिपीट करता हूं मैं। ये बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं भाई, नोट्स बना लेना साथ साथ प्लीज। The understanding that every business decision will have pros and cons. There will always be two sides of every decision they take. Understanding both the sides first significantly improve the quality of decisions in an organization. ये क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि चाहे मैं कोई भी डिसीजन ले रहा हूं, चाहे मैं बिजनेस में कोई भी डिसीजन, ये बात सुन लो पहले फिर सवाल पूछना, कि बिजनेस में कोई भी, ये जो तुम्हारी चेकलिस्ट है, इफ यू रिमेंबर दिस चेकलिस्ट वी हैव यूज्ड इन आवर क्लासरूम्स, अभी जितने भी एरियाज तुमने पढ़े ना, इन सारे एरियाज में जाहिर है जितनी भी बातें तुमने पढ़ी हैं वो कोई ना कोई बिजनेस डिसीजन है, ठीक है। लेट्स से give me an example now. You are going to give me an example and I'm going to read your answers now. Let's say in this chapter 11, what are the decisions? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, to whether to pay time rate or piece rate. Now that's a decision, whether to pay time rate or piece rate. That's one of the decision in this chapter. Give me examples of decisions that a business can make in unit 2. Give, sorry for interruption, but give me examples of the decisions that a business will have to take in this unit 2 wala part. Hiring and firing ke decisions hote hain. Good. What methods to use for motivating employees? Good. Financial and non-financial motivators के बीच में decide करने के decisions होते हैं. Good, very nice. Decision between which motivation theory is most effective, more effective, which type of leadership should be used, what management style should be used, selection and recruitment के decisions. Recruitment में decision होते हैं, interview लेते हो तो किसको रखना है किसको नहीं रखना है, what to include in job description and what to include in job specification, how much salary to pay. Very nice. What's the best management technique, whether to use job redesign, kya baat hai, good, whether to go for internal or external recruitment, whether to give on the job, off the job or induction training, on how long the employee will work, what employment contracts I'll have to give, whether to be diverse, whether to allow employees to, kya baat hai bhai, chha gaya bhai, very nice. अच्छा, इसके बाद यूनिट 3 के फैसले बताओ, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा ना, जस्ट we'll talk about it. Tell me the major decisions of marketing department in an organization. You have these 4 chapters. Just tell me what are the decisions that a marketing department will have to make. Method of market research कौन सा होगा, 4 P's का क्या मतलब है, specific decisions मुझे बताओ. Which pricing strategy to use, whether to go for primary or secondary research, what marketing strategy to design. Marketing strategy वैसे A2 में, AS में नहीं है. Or how to do market research, what promotion methods to use, and whether to use mass marketing approach or niche marketing. Very nice.
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्या मतलब? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज नॉट अ मतलब हाउ टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। यस, डिसीजन के ऊपर बात हो रही है कि बिजनेस डिसीजन, जो फैसले होते हैं ना, डिसीजन ऑन वेदर टू इन्वेस्ट, ये कैसा बात नहीं, डिसीजन ऑन वेदर टू इन्वेस्ट इन प्राइस और नो, ये क्या मतलब? कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर हम डिसीजंस लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है और कौन सा प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना है, एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी है, वेरी नाइस, एंड वेयर टू मार्केट आवर प्रोडक्ट्स, गुड पॉइंट, which channel to use, very nice, how to distribute our products, very nice, whether to go for e-commerce, very nice, good points, whether to go for digital marketing, which extension strategy to use, whether to enter online market, ठीक है, गुड। चलो एक और, यूनिट 4 के बताओ, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे लेकिन अच्छी बात है, रिपीट हो जाएगा ना। what are the decisions that the operations department what are the decisions that the operations department will have to take, how to become more efficient, which method of production to use, whether to go for outsourcing or to invest my own resources, and capacity utilization क्या, decision बताओ, decision, whether to use just in time, and whether to use just in time हो गया, और what level of inventory I need to keep, very nice, should we operate below capacity, whether to go for labor intensive or capital intensive, and whether to operate on low capacity हो गया, good, how to deal with the capacity shortages, how to deal with excess capacities, very nice, बहुत ज़्यादा छा गए भाई। और लास्ट बताओ चलो, what are the decisions uh, in a finance department, what are the decisions, which source of finance to use, and और बताओ, whether to, नहीं ये तो नहीं होगा, कैश फ्लो फोरकास्ट, वेदर टू कैश फ्लो फोरकास्ट, ये कैसी बात है? वेदर टू, अहमद चौधरी क्या कह रहा है, वेदर टू कैश फ्लो फोरकास्ट है, which source of finance to use, बजटिंग में क्या, whether to invest on the budgeting process, very nice, whether to go for internal or external finances, and और बताएं, whether to use absorption costing or marginal costing, how to manage working capital, बहुत अच्छे, and how to control budgets, good, whether to go for incremental or zero budgeting, very nice, how to improve cash inflows, how to improve cash outflows, whether to go for bank overdraft, whether to go for leasing, uh, good, yeah, very nice, whether to divide a business into different divisions, whether to accept special orders, whether to use retained earnings, very nice, क्या बात है, छा गए भाई, बहुत अच्छे। द पॉइंट इज कि ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी पार्ट जो तुमने पढ़ा है यूनिट 1 के अंदर, जो है ना, वो बहुत ज्यादा बिजनेस डिसीजंस पे बात नहीं होती है। यूनिट 1 के अंदर जो है वो, जो इंट्रोडक्शन है बेसिक, जो उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात है, अनइनकॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड, ग्रोथ के ऊपर बात है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिस्कशन है, वो जो हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स था, स्टेक होल्डर्स। यूनिट 1 के अंदर बहुत ज्यादा डिसीशंस भी मैं कर सकता हूँ वैसे चाहूँ तो, लेकिन यूनिट 1 इज मोर ऑफ अ व्हाट अ बिजनेस इज, ठीक है। माय पॉइंट इज, ये बहुत केयरफुल अब बात सुनना, एक सेकंड, कि जितनी भी तुमने चीजें पढ़ी है ना, कि ये जितनी भी तुमने बातें पढ़ी हैं, अल्टीमेटली all of these areas are somewhat the decisions that a business will have to take. Whether I run a t-shirt business, whether I run a mics ka business, whether I run this speakers ka business, whether I run a chai ka hotel, whether I run
a dhaba, whether I run a roti ki dukan, whether I run a Samsung business or Apple or Google or a large scale or whatever business I am having, जितने भी टॉपिक्स तुमने पढ़े हैं वो सारे टॉपिक्स कोई ना कोई डिसीजन होते हैं। जैसे अभी हमने बात की इतनी देर से कि वो फैसले होते हैं जो बिजनेस को लेने होते हैं। वो डिफरेंट एचआर डिसीजंस होते हैं, मार्केटिंग डिसीजंस होते हैं, ऑपरेशंस डिसीजंस होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। आई एज अ बिजनेसमैन आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू I need to understand that these are the decisions that a business will have to take. और ये लाइन अब पढ़ो, अब समझ आएगी। The understanding that every business decision will have pros and cons. There will always be two sides of every decision. Let's say if I have to make a decision that whether to go for internal recruitment or external recruitment, ठीक है। अब एक डिसीजन है कि क्या हमें इंटरनल रिक्रूटमेंट पे जाना है या एक्सटर्नल। जो भी मेरा फैसला होगा उसके दोनों, उस फैसले के कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। कोई भी ऐसी सिचुएशन बिजनेस में एग्जिस्ट नहीं करती, या कोई भी ऐसा फैसला नहीं हो सकता जिसकी दोनों साइड्स ना हो, कुछ भी। यानी कि एनी डिसीजन विल हैव टू साइड्स, एंड डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टू साइड्स इज प्रैक्टिकली, इसको हम कहते हैं कि तुम लोग किस में स्ट्रांग हो, इवैल्यूएशन में स्ट्रांग हो। You know the two sides of every decision that you take, and then you make a balance of the two sides and try to take a decision जो ज्यादा बेहतर फैसला है। वापस कह रहा हूं कि कोई भी बिजनेस में डिसीजन लेने लगते हैं ना, कोई भी फैसला लेने लगते हैं, तो उस फैसले की दो साइड्स होती है हमेशा। अगर मैं फैसला करता हूं कि आउटसोर्स करना चाहिए, तो उसकी एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अगर मैं फैसला करता हूं कि यार इंटरनल फाइनेंस यूज करते हैं, उसके एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अगर मैं फैसला करता हूं कि यार बजट बनाते हैं चलो, तो उसके एडवांटेज भी होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगे। अगर मैं फैसला करता हूं कि यार ये वाला जो प्रोडक्ट है उसको बंद कर देते हैं, उसके एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे। एवरी बिजनेस डिसीजन विल हैव टू साइड्स, and if you understand this point clearly, then this means you are getting closer to ace in your evaluation part. ठीक है? And then we are talking about 12 markers. You should have two well structured paragraphs along with the conclusion paragraph. Obviously you know this. Then when you are in 12 marker, when you are explaining any specific point in a paragraph, ask yourselves two main questions. What do you mean and why this point is an answer to this question? जो वही technique जो हमने सीखी है. The use of BTL technique is also effective in these answers. And then when writing conclusions, ये बात सुन, ये मैं read कर रहा हूँ. When writing conclusions, you have to give your opinion clearly. You have to relate your opinion to the industry, sector, business given in the question. जो भी मेरा opinion होगा मैं उसको justify करूंगा obviously. Try to think of industry specific examples to improve application quality in exam. Try to think of industry specific examples. जैसे अगर क्वेश्चन कॉफी शॉप का है तो मैं कॉफी शॉप की एग्जाम्पल सोचूं। अगर क्वेश्चन स्मॉल रिटेलर का है तो मैं स्मॉल रिटेलर की कुछ एग्जाम्पल सोचूं। अगर यानी कि मुझे उस इंडस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल्स और बातें आनी चाहिए हैं, स्पेशली इन माय, सारे पूरा आंसर में आनी चाहिए, कंक्लूजन के अंदर तो फॉर श्योर आनी चाहिए। एंड माय ओपिनियन विल बी बेस्ड ऑन, ये लाइन याद कर लो किसी तरह, कि 12 मार्कर के अंदर मेरा जो ओपिनियन होगा वो ओपिनियन बेस करेगा ऑन द केस, और नॉट ऑन द केस, सॉरी, ऑन द बिजनेस। जैसे अगर न्यू कॉफी शॉप का सवाल है तो मुझे अपने ओपिनियन को न्यू कॉफी शॉप से कनेक्ट करना होगा अपने ओपिनियन में। ओवरऑल इन माय ओपिनियन, जैसे इसका अगर मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, ये जो 12 मार्कर है ना, अब इसका अगर मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, ओपिनियन कैन नेवर बी रॉन्ग, यू नो दिस। Opinion can be a yes and can be a no. You can say that yes, marketing is the most important factor for new coffee shop. You can also say that no, marketing is not the most important. Uh, you can, I think इसका मैं opinion दूंगा तो मैं कहूँगा कि no, overall नहीं, statement से related opinion दूंगा।
overall, in my opinion, I think that the marketing is not the most important factor that will affect the success of a new coffee shop. That's full stop. क्लियर ओपिनियन होगा, जो सवाल आया है उसी से रिलेटेड क्लियर ओपिनियन होगा, आइदर यस और नो, एंड देन आई विल सजेस्ट, कभी कभी टू साइडेड ओपिनियन हो सकता है, जाहिर है, अगर लगे कि बहुत जनरल सा सवाल है, लेकिन अब जो भी मेरा ओपिनियन है मैं उसको करूंगा जस्टिफाई, और जस्टिफिकेशन के वक्त मैं फिर कनेक्ट करूंगा, दिस इज बिकॉज, दिस इज मेनली बिकॉज इट्स अ न्यू कॉफी शॉप, एंड अब मुझे कॉफी शॉप से कनेक्ट करना है, कॉफी शॉप के लिए बात करनी है. This is because that it's a new coffee shop, and yes, marketing will play a vital role in the success of any new business such as this coffee shop, as marketing ensures कि आपके customers को awareness हो, आपके customer पे confidence आप gain करो. Yes, it's very important. However, a new business cannot survive if all other areas of the business are well planned. My new coffee shop cannot survive if I'm just doing good marketing and I'm not managing myself uh, financially, operationally, or from the perspective of human resource. So yeah, if you agree, then how to begin? Overall, in my opinion, I think overall, in my opinion, marketing is the most important factor for the success of the new coffee shop. You can use these words in the question to start your opinion. ठीक है, तो जब आप कंक्लूजन दोगे वापस देख लो एक दफा, तो गिव योर ओपिनियन क्लियरली, relate your opinion to the industry, sector, business given in the question. Try to think of industry specific example to improve application quality in exam. Do not just focus on telling the points you have learned, but show it to the examiner what business really is. What business really is. Try not to just focus on your ratta. Try to understand what the question is asking. And again, there is no right and wrong answer. You have to just give your best shot. There is no right and wrong answer. Obviously, every student will have a different opinion. They can write a very different answer, and even then they can get a very good grade. Yes, अगर ethics पे सवाल आता है हुदा सुहेल, तो ethics और legal साइड को हम हमेशा सपोर्ट करेंगे. CSR, ethics, ये जो साइड होती है, इस पे हम हमेशा सपोर्टिव ओपिनियंस देंगे. ठीक है, दिस इज व्हाट अ 12 मार्कर लुक्स लाइक. बाकी बाकी अगर हम देखो, आज की वापस एक दफा कहता हूँ कि so basically what we have to understand in today's class is, number one, we have to understand the time breakup of paper 1, कि वो कैसे टाइम हम डिवाइड करते हैं. फिर उसके बाद हमने थोड़ा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स पे बात की कि किस तरह से मार्क्स डिवाइडेड होते हैं बिटवीन नॉलेज, एनालिसिस, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन. देन वी हैव द की थॉट पॉइंट्स फॉर ईच क्वेश्चन दैट वी वर डिस्कसिंग. अच्छा, एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है जो मैंने प्लान की है, वो मैं करवाऊंगा, लेकिन फिर ये कोर्स कंटेंट रिवीजन, एक छोटी सी एक्टिविटी है जो मुझे तुम्हें घर पे देनी है. चलो वो मैं एंड में देता हूँ, लेकिन हम सबसे पहले अभी लास्ट एक चीज करते हैं, फिर मैं तुम्हारे सवाल पे आऊंगा वापस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जो कि हर पेपर से पहले हम करेंगे, छोटी सी, और ये एक्टिविटी बहुत प्रोडक्टिव और बहुत हेल्पफुल होती है. सो इस एक्टिविटी को हम कहते हैं, थोड़ा सा अपने अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल रखना होगा, लेकिन ठीक है. और इस एक्टिविटी को जो भी हम स्टार्ट करने लगे हैं, उस एक्टिविटी को कहते हैं, ये एक्टिविटी हैज दिस एक्टिविटी हैज एक्चुअली बीन प्रूवन वेरी इफेक्टिव, एंड आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस लॉन्ग. पता नहीं कितने सालों से ये कर रहा हूँ. लास्ट डे पे तो ये बहुत काम आती है. व्हाट इफ, व्हाट इफ क्या मतलब होता है? व्हाट इफ अगर ये हो जाए तो जाहिर है तुम लोग मुझसे ज्यादा क्रिएटिव हो शायद, और ज्यादा समझदार हो, ज्यादा इंटेलिजेंट हो, माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हो, और दिमाग तो तुम लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, अक्ल भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज़्यादा है, जो बात है, और इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस तुम्हारे फ़ोन में सब कुछ है.
चैट जीपीटी एंड मेटा एंड माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे हमेशा। लेकिन व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब होता है कि अब तुम लोग अपना दिमाग चलाओ कि मुझे बताओ व्हाट इफ कल, मतलब जैसे मैं अगर कहता हूँ व्हाट इफ पेपर इज डिफिकल्ट, तो अगर पेपर मुश्किल होता है तो क्या, और स्लो स्लो जाए, व्हाट इफ पेपर इज डिफिकल्ट, अगर पेपर मुश्किल होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर पेपर मुश्किल होगा तो अपने अपने ओपिनियन ना दे अंदर, अभी रुक जाओ जज्बाती लोगों, रुक जाओ पागल, तो मैं चैट बंद कर दूंगा वरना रिमूव कर दूंगा, जज्बाती ना हो। व्हाट इफ जब मैं सवाल पूछूं तब जवाब देना यार, जबरदस्ती अपने जवाब ना रखें वरना फिर खराब हो जाएगी एक्टिविटी। सही है। What if paper is difficult? So I believe what I would do is I would actually obviously paper can be difficult. Examiners have uh, set a difficult paper, और अगर वो पेपर मुझे मुश्किल लग रहा है तो डेफिनेटली बराबर वाले को भी मुश्किल लग रहा है, तो it's completely all right, accepting the fact that yes paper can be difficult, बट स्टिल इट डजेंट मीन कि अगर पेपर मुश्किल आएगा तो सबका ग्रेड खराब हो जाता है या मार्क्स खराब हो जाते हैं। पेपर मुश्किल होता है कोई बात नहीं, सबको मुश्किल लगता है, एवरेज थ्रेशोल्ड पे बात आ जाती है, खुद अच्छा होता है वो। मुश्किल भी अगर कोई चीज लगेगी तो मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, आई विल ट्राई टू आई ट्राई टू stay calm and I'll just try to give my best shot even if some question or the entire paper is tough maybe। ठीक है। और कोई मुझे बताओ, कोई अच्छे सॉलिड हो ताकि मजा आए जरा बात करने में। व्हाट इफ नहीं नहीं, किलिंग नहीं यार, नहीं नहीं, क्या बातें होगी नहीं। व्हाट इफ बताओ भाई, और क्या हो सकता है, व्हाट इफ सोचो, और कल क्या हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट इफ टुमारो टाइम में मैनेज ना कर सकूं तो यस, अगर मैं टाइम मैनेज ना कर सकूं तो आई मेक श्योर कि मैं अपने आप को टाइम के हिसाब से बिल्कुल शुरू से प्लान दूं। अगर कुछ प्लस माइनस हो जाता है तो यस, फिर मुझे शायद अपनी स्पीड तेज करनी पड़े किसी सवाल के अंदर, या मे बी व्हाट इफ माई माइंड, वो ये अच्छा है, व्हाट इफ माई माइंड गेट्स ब्लैंक, व्हाट इफ आई पैनिक, इस तरह की भी बात होती है। व्हाट इफ व्हाट इफ इमरान खान गेट्स फ्री एंड द बूट्स लूज देयर माइंड, व्हाट इफ पार्ट ए इज इजी एंड पार्ट बी इज डिफिकल्ट, व्हाट इफ पार्ट ए एंड पार्ट बी, व्हाट इफ व्हाट इफ पेपर आज रात ये कंट्री छोड़ दूं, 12 मार्क गलत लिख कर आ जाऊं, ठीक है। व्हाट इफ पेपर पर पानी गिर जाए, और बताएं, व्हाट इफ आई एम इन एन एक्सीडेंट टुमारो, अल्लाह अकबर, एक्सीडेंट हो जाए, व्हाट इफ, अच्छा भाई, व्हाट इफ कयामत आ जाए, और भाई व्हाट इफ कल लॉकडाउन लग जाए, व्हाट इफ, निकालो अंदर से तुम्हारे अंदर क्या है, व्हाट इफ पेपर लीक हो जाए, ठीक है भाई, व्हाट इफ व्हाट इफ कल मार्शियल लॉ लग जाए, एंड रुक जाओ, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। व्हाट इफ आई कान नॉट रिमेम्बर एनीथिंग, भूल जाए, बेसिकली भूल गए हम, भूल भुलैया टाइप चीज कुछ हो जाए, ठीक है। व्हाट इफ एवरीथिंग गोज एज प्लान्ड, उफ, पॉजिटिविटी भी आ रही है भाई। व्हाट इफ जॉम्बी एपोक्लिप्स हो जाए, उफ, zombies आ जाएं सब के सब, व्हाट इफ इंडिया अटैक कर दे, बस अब आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया। व्हाट इफ चीटिंग करते हुए पकड़ा जाऊं, चीटिंग माइंडसेट नहीं रखो यार, चलो कोई बात नहीं, लेकिन चीटिंग करनी हो कर लो, लेकिन नुकसान अपना ही है यार, दिमाग नहीं चलता। व्हाट इफ आई स्लीप इन द पेपर, व्हाट इफ पेपर करते वक्त खुशी के आंसू आ जाए, व्हाट इफ समवन डाइज, व्हाट द हेल, व्हाट इज कल वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए,
दिमाग चलना बंद हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, अल्ताफ हुसैन आ जाए, बैंक्वेट में ब्लास्ट हो जाए। अस्तगफुर। अच्छा आप सुने, बहुत हो गया, बहुत हो गया, जज्बाती काबू करें। अच्छा, अच्छा आप सुनो, ये व्हाट इफ एनालिसिस का मेन मकसद ये है, व्हाट इफ, अब आप लोग का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन 2 मिनट में चैट अब बंद कर रहा हूँ, ठीक है? चैट ऑप्शन 2 मिनट बंद किया, अब लिसन, कि ये जो व्हाट इफ एनालिसिस हमने किया है उसका मेन मकसद ये है कि देखो, देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एंड आई एम श्योर के यू गाइज आर गोइंग टू गो फॉर द एग्जाम, आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू गो एंड अपेयर फॉर द एग्जाम इन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज. Yes, there might be some difficulties, yes there might be a lot of maybe some challenges, and I hope and I will pray nothing goes wrong. कुछ स्टूडेंट्स को ब्लैंक, आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट, कुछ स्टूडेंट्स को वो डर लगता है, पैनिक का मसला होता है, और वो ब्लैंक फील करते हैं. आई नो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चीज़ें होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई जस्ट टेल यू वेरी वेरी ऑनेस्टली, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, उन्होंने पास्ट में ख़राब ग्रेड्स देखे होते हैं, उन्होंने बाद बहुत ज़्यादा कहीं गुस्सा सुना हुआ होता है, या घर वाले बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे होते हैं, या दोस्तों से ज़्यादा कंपैरिजन हो रहा होता है. तो बहुत सारे जो ट्रिगर्स हैं ना वो हमारे अंदर दिमाग से ही आ रहे होते हैं. तो first of all, accept the fact that even if inshallah you all will do very well in exam, and I'm very very confident, but even if you are not able to do very well, very honestly, even if you are not able to do बहुत अच्छा कुछ, तो भी जिंदगी नहीं रुक जाती है, ना ही कोई चीजें रुक जाती हैं, ना ही कोई तुम्हें कोई उठा के लेके चला जाएगा. जिंदगी नहीं एंड हो जाती है, एंड इट्स कंप्लीटली, मैक्सिमम ये होगा पेपर मुश्किल हो जाएगा, इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू वर्स्ट केस, मैक्सिमम ये होगा कि पेपर मुश्किल आ जाएगा, कुछ चीजें 2 सवाल समझ नहीं आएंगे, एक आध गलती हो जाएगी, अल्लाह ना करे, जो कि नहीं होगा ऐसा. लेकिन लेकिन स्टिल थिंग्स कुड हैव बीन वर्स. स्टिल, जैसे तुम लोगों ने, कितने बच्चों ने बोला कि पता नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा और कोई मर भी जाएगा, और मेरे, स्टिल थिंग्स कुड हैव बीन वर्स फॉर यू. यू गाइज आर लकी इनफ, यू शुड बी ग्रेटफुल एंड हैव दैट ग्रेटिट्यूड इनफ कि तुम लोग इतनी हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हो. यू हैव एक्चुअली पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट, यू हैव invested your time in it, you're lucky enough to be on this platform, to be honest, to live this life. And if you're grateful enough, you have that gratitude, तो 2-4 सवाल मुश्किल से तुम्हारा कोई जिंदगी बिगड़ नहीं जाएगी. सच बात यही है, ठीक है? तो ट्राई टू, ये व्हाट इफ एनालिसिस का मेन मकसद यही था कि तुम्हारे जहन में जो जो थॉट्स हैं वो एक दफा निकल के बाहर आ जाए. और डेफिनेटली इंशाल्लाह ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसी रफ सी एक्टिविटी थी. इसका मेन मकसद ये था कि तुम अपने आप को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करो, और तुम अपने आप को ज़रा पॉजिटिव फील के साथ एग्जाम में जाओ. इनफैक्ट बी अ पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनी अदर पर्सन एज वेल, सो इट विल एक्चुअली हेल्प. एंड दैट्स what if analysis is all about, and I'm sure that you're quite clear on it. ठीक है? अच्छा जी, सही है. तो अब इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा. और इसके अलावा ये कि एंड मिनट टेक्निक्स ये हैं, लास्ट टाइम बस कह दूं कि ये पीडीएफ में तुम लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? और सेकंड बात ये कि एंड मौके पे प्लीज रात को सो जाना प्रॉपर, ठीक है? रात को 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर ले लेना. और इसके बाद ब्रेकफास्ट प्लीज प्रॉपर कर लेना. इसके बाद ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत 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 इम्पैक्ट करती हैं. अ, सब आपको सब समझ नहीं आई सारा तुम्हारी बात. और आंसर्स चेक करने का तो अभी कैसे हो सकता है, ये ऐसा इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली. अभी तो मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भेजता हूँ, बाकी प्लेलिस्ट तुम लोग के पास है. और पास्ट पेपर अगर तुम लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो लेटेस्ट पेपर जो फेब मार्च का है, या कोई भी जो 23 का एग्जाम है, विच कैन बी मई जून 2023, विच कैन बी अक्टूबर नवंबर 2023. सो
any paper, at least one paper. You should do at least one paper जो तुमने अभी तक नहीं किया हो. अगर कर लिया है तो कोई बात नहीं, वापस कर लो, मसला नहीं है. टाइमर के साथ, लेकिन 1 घंटा 15 मिनट का टाइमर लगाना रात को. लास्ट जो तुम्हारी प्रिपरेशन होगी उससे पहले 1 घंटा 15 मिनट का स्पेसिमेन भी कर सकते हो. 1 घंटा 15 मिनट का टाइमर लगाना, वो पूरा 1.25 घंटे के अंदर एग्जाम करना, और फिर उसकी मार्किंग स्कीम से अपने आप को असेस करना. कोई भी पिछला पेपर 23 का, 22 में स्ट्रक्चर चेंज होगा, 23 की बात कर रहा हूँ क्योंकि 22 में स्ट्रक्चर चेंज होगा. एंड लास्ट मोमेंट तक प्लीज ऐसा मत करना कि नोट्स 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 पढ़ता रहूं. टाइम मैनेजमेंट की जो मैंने बातें बोली वो जरूर करना. ये लिख लो. कोशिश करो कि प्लीज अब व्हाट्सएप पे एक्टिव ना रहो. व्हाट्सएप वगैरह सब छोड़ो, अब साइड में रखो. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. इंस्टा फेसबुक वगैरह साइड कराओ. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर पढ़ाई, ऑन योर टेक्निक्स, ऑन योर माइंड. ठीक है. ट्राई नॉट टू गिव नेगेटिव एनर्जी टू समवन एल्स. अगर भाई अभी भी इतनी बातों के बाद आप किसी को नेगेटिव एनर्जी पास ऑन करते हो, सो दैट्स नॉट गुड. सो ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ. You have actually worked hard. You should understand this. You should have confidence on your own self. And inshallah मुझे पता है अच्छा होगा. और 2-4 चीज़ें हो सकता है मुश्किल हो जाए, तो try not to focus on social media और WhatsApp. और अगर कोई सवाल आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही होती है. अगर मैं WhatsApp पे जा जाके अपने सवाल पूछे जा रहा हूँ और वहां पे मैं रिप्लाई का वेट किए जा रहा हूँ, so this is not the right strategy. ठीक है. एंड मई जून 2023 वाला करने का क्या फायदा, रिपीट थोड़ी होगा. कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए स्माइल अच्छा होता है. रिपीट तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है. एंड थैंक यू वेरी मच अहमद अली चौधरी. एंड बाकी ये कि इंशाल्लाह अच्छा होगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो. एंड मेक मी प्राउड. आई एम श्योर यू गाइज विल मेक मी प्राउड. एंड I do trust you and I do have confidence on you. So bye bye, take care, ख्याल रखें. And you guys are going to do well. Best of luck. Allah Hafiz.